हेलो, नमस्कार। संकल्प आईटीआई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एसी थ्योरी। 3 से 4 क्लासें और होंगी अभी एसी थ्योरी की, उसके बाद में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एसी थ्योरी। इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपन ने प्रेरक से संबंधित शब्दावली पढ़ी थी। प्रेरकों की शब्दावली, प्रेरक से संबंधित शब्दावली, प्रेरक से संबंधित शब्दावली के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो है प्रेरकों का संयोजन। प्रेरकों का संयोजन, यानी कि प्रेरकों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। ये ठीक उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हमने प्रतिरोधों का संयोजन किया था। प्रतिरोधों का संयोजन अपने 2 प्रकार से किया था भाई। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन अपन ने 2 तरीके से किया था। नंबर 1 तो क्या था अपन ने श्रेणी क्रम में, जिसको बोलते हैं सीरीज। दूसरा क्या था अपन ने समांतर क्रम में, जिसको बोलते हैं पैरेलल, समांतर क्रम। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अपन प्रेरकों का संयोजन भी करेंगे। ठीक इसी प्रकार से किसका संयोजन करेंगे? प्रेरकों का संयोजन भी करेंगे। तो आज के लिए जो नई हेडिंग है वो डालो, प्रेरकों का संयोजन। प्रेरकों का संयोजन। इसमें लिखो, प्रेरकों का संयोजन निम्न 2 प्रकार से होता है। प्रेरकों का संयोजन निम्न 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार में कौन कौन से भी अपने पास? प्रेरकों का श्रेणी क्रम संयोजन और नंबर दूसरा होता है अपने पास प्रेरकों का समांतर क्रम संयोजन। प्रेरकों का समांतर क्रम संयोजन। देखो, अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वह बिल्कुल सीक्वेंस से अकॉर्डिंग टू बुक्स पढ़ रहे हैं। तो किसी भी आईटीआई के बच्चे के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स तैयार मिल रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या मिल रहे हैं भी? नोट्स मिल रहे हैं। तो ये आईटीआई वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। तो प्रेरकों का संयोजन, प्रेरकों का जो संयोजन है वो अपने 2 प्रकार से किया है। प्रेरकों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है, प्रेरकों का समांतर क्रम संयोजन। स्टार्टिंग में पढ़ेंगे नंबर 1, प्रेरकों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि इसमें प्रेरक को, यानी कि इंडक्टर को अपन किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। ये होता है इसका सीरीज क्रम। कौन सा होता है? ये माना हमने L1 है, ये क्या है? L2 है। ये कौन सा क्रम हो गया भाई? सीरीज क्रम। ठीक है। कौन सा क्रम है ये? सीरीज क्रम। तो इसका हो जाएगा भाई टोटल
तुल्य प्रेरकत्व अपन अगर ज्ञात करते हैं, क्या? तुल्य प्रेरकत्व, तुल्य प्रेरकत्व या टोटल प्रेरक अपन अगर ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र होगा LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डेश 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 LN। ये इसका फॉर्मूला कुछ इसी प्रकार से अपने पास रेजिस्टेंस का जो श्रेणीक्रम संयोजन था उसका भी इस प्रकार से था फॉर्मूला। उसका था RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डेश डेश RN। यहां अपने पास क्या ले लिया है? इंडक्टर। क्या है? इंडक्टर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? क्वेश्चन यही होता है कि अगर इसके अंदर इसका 5 हेनरी मान दे देते हैं, इसका 10 हेनरी मान दे देते हैं, ठीक है, तो टोटल इंडक्टर कितना होगा? टोटल प्रेरकत्व कितना होगा? तो कितना होगा भाई? श्रेणी क्रम है अपने पास, L1 है, L2 है, तो LT बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2। तो L1 की वैल्यू कितनी है? 5 हेनरी है, प्लस L2 की 10, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 15 हेनरी। तो LT तुल्य प्रतिरोधकता या तुल्य प्रेरकत्व कितना आ जाएगा अपने पास? 15 हेनरी। ठीक है, टोटल इंडक्टर। इसी प्रकार से अपने रेजिस्टेंस का भी पढ़ा था भाई, ठीक है, पीछे याद आता होगा। श्रेणी क्रम संयोजन ये कंप्लीट है अपना, इसके बारे में उतार लो अच्छी तरीके से। ठीक है, अब जो अपन पढ़ेंगे नंबर 2, समांतर क्रम संयोजन। नंबर 2 पे हमारे पास कौन सा भी? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन के बारे में अपन अध्ययन करते हैं तो कुछ ये इस प्रकार से डायग्राम बनता है इसका। इसको समांतर क्रम में इंडक्टर्स को जोड़ते हैं अपन। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। ठीक है, ये L1 है, ये हमारे पास L2 है। तो इसका टोटल इंडक्टर कितना होगा? तो टोटल हो जाएगा अपने पास 1/LT। उसी प्रकार से जिस प्रकार से समांतर क्रम संयोजन में अपन रेजिस्टेंस का निकाल रहे थे, प्रतिरोध का निकाल रहे थे, सेम उसी प्रकार से हम इंडक्टर का निकालेंगे। तो 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 प्लस डैश 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 1/LN। n का मतलब है कि यहाँ पर कितनी भी आगे अपन और संख्या ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है इसको अच्छी तरीके से याद करना भाई। इसी फॉर्मूले के आधार पे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर प्रेरकों के पूछे हैं, पीछे अपने रेजिस्टेंस के पूछे थे, इससे आगे अपन कैपेसिटर से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे श्रेणी और समांतर संयोजन में। ठीक है, और इन तीनों में से एक क्वेश्चन 100% किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, चाहे वो कंपटीशन के एग्जाम्स हो या ट्यूशंस क्लासेज हो। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है और उसको सॉल्यूशन किस प्रकार से अपन निकालते हैं। तो यहाँ पे अपन ने वही मान लिया 5 है, इसका 10 है। 1/LT बराबर 1/L1 की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस का साइन है, प्लस का साइन अपन ने यहां पर रख दिया। 1/L2 की वैल्यू हमारे पास 10 है। इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम कितना होता है भाई? चलो अपन ले लेते हैं इसका 20। 5 चौक 20, 10 दूनी 20, तो ये हमारे पास आती है 6/20, यानी कि 1/LT बराबर आता है 6/20।
अगर हम LT की वैल्यू निकालेंगे, ये किसकी आई है 1/LT की वैल्यू आई है, लेकिन अपन LT की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, LT बराबर 20/6। तो 20 के अंदर 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 6 × 18 2, वापिस 6 × 18 यानी कि 3.33 हेनरी। ये इसका क्या है भाई, इंडक्टर है। ठीक है, उतार लो इसको। ये था प्रेरकों का समांतर क्रम संयोजन, जो बिल्कुल इजी है, देखने में बिल्कुल थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन जब अपन इसका स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं बाय रूल, तो हमें बिल्कुल सारा माजरा इसका समझ में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो नई अध्ययन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी। और जब हमने स्टार्टिंग में एसी थ्योरी जब चैप्टर शुरू किया था अपन ने, उस वक्त स्थिर वैद्युतिकी के बारे में अच्छे से पढ़ा था, अच्छे से। यानी कि स्थिर वैद्युतिकी कौन सी विद्युत होती है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित नहीं किया जा सकता, वह विद्युत कौन सी विद्युत होती है भाई, स्थिर वैद्युतिकी होती है। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जो नया टॉपिक हमारे पास है वो है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, नया जो चैप्टर है वो कौन सा है, स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोलाइटिस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है, देखो अगर हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को किससे रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, और वही आवेश कौन सा होता है, स्थिर वैद्युतिकी आवेश होता है, स्थिर वैद्युतिकी आवेश होता है। जब हम छोटे बच्चे थे, क्लासों के अंदर पेन को सिर के ऊपर रगड़ते थे, अपने बालों से रगड़ते थे, और बालों के रगड़ने के बाद में हम जो कचरा पड़ा होता है उसको उठाते थे, वो उठाते थे तो उसके साथ वो चिपक के, पेन के चिपक के ऊपर की ओर चला जाता था। इसका मतलब क्या था कि उस पेन के अंदर भी क्या उत्पन्न हो गए थे भाई, आवेश उत्पन्न हो गए थे। क्या उत्पन्न हो गए थे, आवेश उत्पन्न हो गए, और जो वे आवेश उत्पन्न हुए उस विद्युत को स्थिर वैद्युतिकी ही कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। और इस स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित कूलाम ने 2 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं, 2 नियम। तो इसमें लिखो, स्थिर वैद्युतिकी के नियमानुसार कूलाम ने 2 नियम दिए। स्थिर वैद्युतिकी के नियमानुसार स्थिर वैद्युतिकी के नियमानुसार कूलाम ने 2 नियम दिए, 2 नियम दिए जो निम्न है, जो निम्न है। इसने 2 नियम दिए, पहला और दूसरा। पहला नियम कौन सा था, कूलाम का प्रथम नियम, और दूसरा नियम कौन सा था, कूलाम का द्वितीय नियम। कूलाम का प्रथम नियम, कूलाम का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। कूलाम का प्रथम नियम है ये, कूलाम का द्वितीय नियम है। सबसे पहले अध्ययन करेंगे अपन कूलाम के प्रथम नियम के। तो कूलाम का प्रथम नियम क्या था, बिल्कुल इजी सा। आपको नाम देखने पर थोड़ी सी हटास हो सकती है,
लेकिन बिल्कुल इजी है, जिसको आप छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। कूलाम के प्रथम नियमानुसार, कूलाम के प्रथम नियमानुसार क्या होता है कि असमान आवेशों के मध्य, असमान आवेश कौन से होते हैं? माना एक प्लस ले लिया, दूसरा क्या ले लिया? माइनस ले लिया। तो असमान आवेशों के मध्य हमेशा कौन सा बल उत्पन्न होता है? आकर्षण का बल उत्पन्न होता है, ठीक है। और समान आवेशों के मध्य हमेशा कौन सा बल उत्पन्न होता है? समान आवेशों के मध्य हमेशा होता है प्रतिकर्षण। कौन सा बल उत्पन्न होता है? प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न होता है। तो कूलाम का प्रथम नियम में लिखो आप, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विद्युत के असमान आवेश, विद्युत के असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित, विद्युत के असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित, एक दूसरे को आकर्षित तथा समान आवेश, समान आवेश, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, विकर्षित करते हैं, विकर्षित करते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? अभी दूर हटा रहे हैं, ये दोनों पास आ रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से कूलाम का प्रथम नियम अपन ने पूरा पढ़ चुके हैं और अब अध्ययन करेंगे कूलाम का द्वितीय नियम, कूलाम का द्वितीय नियम, ठीक है। ये थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कूलाम का दूसरा नियम। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन पहले नियम से पूछे जाते हैं कि समान ध्रुवों के मध्य होता है, असमान ध्रुवों के मध्य होता है, ठीक है। तो असमान ध्रुवों के मध्य क्या होता है? आकर्षण का बल होता है, और समान ध्रुवों के मध्य कौन सा होता है? प्रत्याकर्षण का बल होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन कूलाम का दूसरा नियम, कूलाम का द्वितीय नियम, कूलाम का द्वितीय नियम। इस नियम में कूलाम ने बल के संदर्भ में बताया है, फोर्स के संदर्भ में बताया है कि आवेश की सामर्थ्य, आवेश की जो सामर्थ्य होती है वो फोर्स के समानुपाती होती है। आवेश की सामर्थ्य क्या होती है? फोर्स के समान। आवेश कौन से है? अपन ने दो आवेश ले लिए, यहां से यहां तक, यहां पे हुआ Q1, यहां पे हुआ Q। तो आवेशों का गुणनफल फोर्स से संदर्भित है, यानी कि फोर्स समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2। यानी कि जो बल है, ये बल है आवेशों के गुणनफल, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, या इसको क्या बोलते हैं? अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्या होता है? ये हमारे पास समीकरण 1 है। यानी कि जो बल है, यानी कि फोर्स है, वो आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? अभी समानुपाती होता है। ये हमारे पास समीकरण 1 है। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो है, जो हमारे पास फोर्स होता है वो इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि उल्टा। इन दोनों के यहां से लेकर यहां जो दूरी है, इस दूरी के वर्ग के क्या होता है भाई? व्युत्क्रमानुपाती होता है। रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये डायग्राम याद रखो, ये पूरा माजरा आपको समझ में आ जाएगा। डायग्राम केवल आपको क्या याद रखना है? इस डायग्राम को याद रखना है, ठीक है।
और किसके संदर्भ में है ये सारे? एफ के संदर्भ में है, ठीक है, एस के संदर्भ में है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/d², ये नंबर 2 समीकरण है। ये होगा समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। बल नंबर 3 पे है, जो ये फोर्स होता है, ये फोर्स माध्यम के ऊपर भी निर्भर करता है, यानी कि कौन सा माध्यम है, कौन सा माध्यम ये आवेश है, यानी कि ये आयात के अंदर है या निर्वात के अंदर है या किसी जल के अंदर से है, तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है? फोर्स जो है ये माध्यम के ऊपर निर्भर करता है, माध्यम के ऊपर ही निर्भर करता है, ठीक है। तो इन समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर अपने पास जो आएगा वही इसका फॉर्मूला, सटीक फॉर्मूला या कूलाम का दूसरा नियम बन जाएगा। तो इससे क्या होता है? F Q1 Q2 अपॉन d², ठीक है। ये इस साइन को हटाने के लिए हम एक स्थिरांक का प्रयोग करेंगे, और वो स्थिरांक अपने पास क्या होगा भाई? F बराबर K होगा। वो स्थिरांक क्या होगा अपने पास? F बराबर K होगा। तो F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटे d²। ये हमारे पास कूलाम का दूसरा नियम आ गया है। ये हमारे पास किसका नियम आ गया भाई? कूलाम का दूसरा नियम हमारे पास आ गया है। अब K की भी अलग से एक वैल्यू होती है जिसको हमें याद रखना है, और K की निर्वात में मान कितना होता है? K हमारे पास क्या है? एक स्थिरांक है। क्या है? तो K का निर्वात यानी कि बिना वात के निर्वात में मान, K का निर्वात में भी मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका नाम अगर आपको याद नहीं हो तो इसको लिख लेना है, इसके डायरेक्शन देकर, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन। और जीरो होने की वजह से अपन इसको क्या बोल रहे हैं? एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा, जब आपको पूरी बात बता दी गई है और इसको आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कूलाम, कई बार यहाँ पे कूलाम इस प्रकार से भी लिखा होता है, कूलाम। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। तो कूलाम का द्वितीय नियम, कूलाम के द्वितीय नियम में फर्स्ट पॉइंट पे लिखो इस नियम के अनुसार, ये एक बार लिखना नहीं, मैं जो बोल रहा हूं कूलाम का द्वितीय नियम, इसके बाद जो लाइन बोलूंगा वो लाइन लिखना, उसके बाद मैं जो बताता जाऊंगा उसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। तो लिखो, इस नियम के अनुसार आवेशित बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल, यानी कि आवेशित बिंदु जो होती हैं उनके मध्य लगने वाला बल, ठीक है। नंबर 1 लिखो, यानी कि वो बल आपको किन किन बातों पे निर्भर करता है उसके बारे में लिखेंगे अब अपने। तो नंबर 1 पॉइंट में लिखो, आवेश की सामर्थ्य
आवेशों की सामर्थ्य, आवेशों, ये दो आवेश हो गए ना, Q1 Q2, तो आवेशों की सामर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। ये लाइन लिखने के बाद इसको उतार लो, F समानुपाती Q1 इंटू Q2, ठीक है, लिख लिया ये अपन ने। इस डायग्राम को भी उतार लेना लास्ट में। नंबर 2 लाइन लिखो, आवेशित बिंदुओं के मध्य की दूरी, आवेशित बिंदुओं के मध्य की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। विलोमानुपाती का अर्थ होता है उल्टा। तो लिखो इस लाइन के बाद F विलोमानुपाती 1/d², और इसको लगा लेना समीकरण नंबर 2, और पहले वाले को भी लगा लेना भी समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये लिख दिया यहां तक, कोई बात नहीं है, इसको मिटा देते हैं। नंबर 3 हेडिंग लिखो, उस माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, उस माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है जिसमें आवेशित रखे जाते हैं। ये आवेश जिसमें रखे जाते हैं, ये कौन सी प्रकृति में रखे जाते हैं, उसके ऊपर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो लिख लिया, उस माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं जिसमें आवेश रखे जाते हैं। ये वायु के अंदर है या निर्वात में है या किसी पात्र में रखे हुए हैं, जल से भरकर पात्र में रखे हुए हैं, किस अवस्था में इसको रखा गया है। तो माध्यम जो होता है, उस माध्यम के ऊपर भी फोर्स जो है वो निर्भर करता है, ठीक है। ये भी हो गया आपने। नेक्स्ट लाइन लिखो, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, इसके बाद में ये फॉर्मूला उतारो, F समानुपाती का साइन है Q1 Q2, Q1 इंटू Q2 बटे d²। इसके बाद में लिखो F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटे d²। K क्या है यहाँ पे, K स्थिरांक, और स्थिरांक है K का निर्वात में मान, देखो लिखो ये भी K स्थिरांक है का निर्वात में मान होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उतार लिया यहां तक। तो आज का ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। आज का जो टॉपिक था वो था स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी जो टॉपिक है वो कंप्लीट है अपना आज। इसके बाद में जो नया टॉपिक लेके आएंगे अब हम, उसका नाम है, क्या नाम है उसका, इकाई आवेश, यूनिट चार्ज। इसकी केवल डेफिनेशन है इकाई आवेश। इस डेफिनेशन को अगर याद कर लोगे तो इससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। और जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था फोर्स से संबंधित, इस पे उससे संबंधित 2 छोटे-छोटे सूत्र हैं, उसके बारे में आपको पूछा कभी नहीं जाता, तो उसके बारे में लिखाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इकाई आवेश होता क्या है, उसकी डेफिनेशन अगर आप देख लेते हैं तो इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि अपने ये सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इकाई आवेश में आप लिखो, एक कूलाम आवेश की वह मात्रा, एक कूलाम आवेश की वह मात्रा जो 2 इकाई विद्युत आवेशों को, जो 2 इकाई विद्युत आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर
कितने मीटर की दूरी मान ली अपने? 1 मीटर की दूरी मान के चलते हैं इसको, ठीक है। 1 मीटर की दूरी पर 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुलाम, 9 गुणा 10 की पावर 9 सॉरी न्यूटन, न्यूटन आ गया। 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन बल लगाएं, बल लगाएं, इकाई आवेश या यूनिट चार्ज कहलाता है। इकाई आवेश या यूनिट चार्ज कहलाता है, ठीक है। ठीक है, इकाई आवेश के बारे में पढ़ लिया आपने। इसके बाद जो हेडिंग आती है वो है बिल्कुल छोटी सी, यानी कि थोड़ी देर पहले भी ये पढ़ा दी गई आपको, विद्युत क्षेत्र। यानी कि विद्युत क्षेत्र कहां होता है, आपको नाम से पता चलता है, आपको नाम से, यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होता है, इसका जहां तक विद्युत जा रही है वहां तक का क्षेत्र ही तो होगा विद्युत क्षेत्र। जैसे माना अपने पास ये कुंडली है, इसमें जहां तक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ये सारा का सारा क्षेत्र कौन सा होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। कौन सा होता है? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र है तो यहां पे क्या उत्पन्न होगा? EMF, वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें यहां तक का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। इसी प्रकार से इस कुंडली के चारों ओर जहां तक वैद्युतिक क्षेत्र बना है, जहां तक का क्षेत्र जहां विद्युत उत्पन्न हो रही है, ये भी विद्युत ही है, तो यहां तक का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है भाई? वैद्युतिकी क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है भाई? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे अपन चलते हैं भाई, ये गांव है अपना, मानो कि ये सूरजगढ़ है, सूरजगढ़ क्षेत्र। तो सूरजगढ़ क्षेत्र कौन सा होता है? जहां जिसके अंदर अंदर सूरजगढ़ आता है, पूरा सूरजगढ़ विद्यमान है, ये तो होता है सूरजगढ़ क्षेत्र। इससे बाहर है ये भी सूरजगढ़ क्षेत्र थोड़ी है, नहीं है ना। जहां तक सूरजगढ़ फैला हुआ वही तो है सूरजगढ़ क्षेत्र। तो जहां तक विद्युत फैली होती है वो क्या होती है? वैद्युतिक क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र होता है। तो इसमें विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन लिखो आप, वह स्थान जिस पर विद्युत बल कार्य करता है, वह स्थान जिस पर विद्युत बल कार्य करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। वह स्थान जिस पर विद्युत बल कार्य करता है क्या कहलाते हैं? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसमें दो बातें लिखो आप, वही बातें तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, नंबर 1 और नंबर 2। असमान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण बल होता है, ये विद्युत क्षेत्र से संबंधित ही है। तो लिखो असमान ध्रुवों या आवेशों के मध्य, असमान आवेशों के मध्य आकर्षण का बल होता है। तो असमान ध्रुव जिस प्रकार से अपन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं प्लस, ये ले लेते हैं माइनस, ये एक तो ले लेते हैं अपन प्लस, दूसरे ले लेते हैं माइनस। ये दोनों क्या हो जाते हैं भाई? आपस में मिल जाते हैं या कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये कुछ इसी प्रकार से चलते रहते हैं, यानी कि ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये है प्लस, ये है माइनस, यानी कि दोनों असमान आवेश हो गए, ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश। इसी प्रकार से दूसरा है हमारे पास समान आवेशों के मध्य, समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण का बल होता है।
किसका बल होता है भाई? प्रतिकर्षण का बल होता है। प्रतिकर्षण का मतलब है कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, अपनी ओर आकर्षित नहीं करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिकर्षण, दूर भगाती हैं एक दूसरे को। जिस प्रकार से हमने ले लेते हैं यहाँ पे प्लस आवेश ले लेते हैं, ये किरण इस साइड जाने की बजाय कहां दूर भागती हैं। कहां भागती हैं भी? दूर भागती हैं। ये भी यहां से क्या भागेंगी? दूर भागेंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और असमान आवेशों के मध्य आकर्षण का बल होता है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं जो इस वीडियो को देखते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है, और शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा अपने व्यूज बढ़े और अच्छे से अच्छे आपका और ज्यादा, अगर हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो आपको भी अच्छी अच्छी चीजें बताने का हमारा मन करेगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।